हाय, नमस्कार। और मेरे सभी डिप्लोमा होल्डर और बी होल्डर सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। तो आज का ये जो वीडियो है, ये पिछले ही जो वीडियो था, रिक्वेस्ट बेस्ड वीडियो था, तो उसी के कंटिन्यूएशन में थोड़ी बहुत चीज़ें जो मुझे और लग रही थी बताने के लिए, तो मैं उसके लिए ही फिर से ये वीडियो एक्सटेंड कर रहा हूँ इसमें। तो इसमें मुझे सिर्फ ये बताना थोड़ा सा रह गया था कि जब फ्रेशर मैकेनिकल इंजीनियर इंटरव्यू के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के बारे में जो डिस्कशन होता है वो पिछले वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो इसमें कुछ बारीक चीज़ें जो रह गई हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए मैंने सोचा कि इसको 2 पार्ट में कर दूं। अब यहाँ पे एक बात ये जो इम्पोर्टेंट थी कि चलिए वो तो सिर्फ पावर सेक्टर की बात थी, तो पावर सेक्टर से रिलेटेड अब यहाँ पे स्पेसिफिकली ये बताना है कि जैसे कि सपोज आप और कोई सेक्टर में गए, सपोज करो कोई मोल्डिंग या कास्टिंग की कंपनी में इंटरव्यू देने गए मैकेनिकल इंजीनियर, इधर ऑटोमोबाइल में गए, इधर रिफाइनरी में गए, इधर ग्लास इंडस्ट्री में गए, फार्मास्यूटिकल में गए, केमिकल में गए। तो जो एक बेसिक फंडामेंटल की अगर हम बात करें ना, तो बेसिक फंडामेंटल आपके क्लियर होने चाहिए। अभी बेसिक फंडामेंटल क्या होता है कि जैसे भी थर्मल की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स, तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब मोस्टली इंटरव्यूअर के दिमाग में ये चीज़ रहती है कि उनको मोस्टली इतना तो याद है कि फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, सेकंड लॉ के बारे में किसी को पता भी नहीं, बहुत लोगों को नहीं पता है। थर्ड लॉ तो दूर की बात है। हाँ, पढ़ करके इंटरव्यूअर अगर बता रहा है तो ठीक है, चलो। तो लेकिन ऐसे ही अगर मान लो जैसे 10-15 साल की सर्विस हो गई और उन्होंने अगर थर्मल इंजीनियरिंग की बुक ही नहीं उठाई तब से लेके, तो उस केस में क्या होता है कि फर्स्ट लॉ के बारे में मोस्टली लोग सबको पता है कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड, वन फॉर्म ट्रांसफर इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऐसा करके ये एक लॉ है फर्स्ट लॉ। तो मेजोरिटी लोग इसको पूछते हैं और सामने वाले को बताने भी आना चाहिए। अब इस सीरीज़ में अगर हम और जाते हैं तो बेसिक फंडामेंटल की बात करें तो जैसे आपकी पाइपिंग्स, पाइपिंग एक बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही वाइटल रोल है, क्योंकि मोस्टली ऑल इंडस्ट्रीज, जो भी इंडस्ट्रीज हैं, पाइपिंग तो है। चाहे वो पानी पास करें, चाहे उसमें से स्टीम जाए, चाहे कॉम्प्रेस्ड एयर जाए, चाहे नाइट्रोजन गैस जाए, चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट जाए। तो पाइपिंग से रिलेटेड आपकी जो पढ़ाई है ना, आप उनको तैयार करके ही जाओ इंजीनियरिंग के, क्योंकि पाइपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन में आपको मोस्टली डिज़ाइन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि पाइपिंग से रिलेटेड जो ब्रेकडाउन आते हैं ना प्लांटों में, इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी पाइप फट गया, कभी पाइप बेंड हो जाती है, कभी कभी कोई कोई पाइप स्टीम की लीक कर जाती है। तो वहाँ पे एज ए इंजीनियर, चलो आप तो फ्रेशर हो, आपको तो आंसर देना है, लेकिन अगर आप सिलेक्ट हो गए, फिर आप साल 2 साल का जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे तो आपको उन सब कामों को फेस करना पड़ता है। तो बेटर वे कि आप इंटरव्यू में पढ़ करके जाएं, तैयार हो करके जाएं, अच्छे से आपका सिलेक्शन हो जाए, वही हमारी तरफ से आपको शुभकामना है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि पाइपिंग अच्छे से पढ़ के जाइए। पाइपिंग में क्या क्या स्ट्रेस पैदा हो सकते हैं, जैसे कि पाइप होती है, तो पाइप में आपने लोगों ने भी मैकेनिकल में पढ़ा होगा हुप स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, हुप स्ट्रेस। तो ये सब से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है उसको पढ़ के जाइए। स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर पढ़ के जाइए, क्योंकि पाइपिंग में स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर बहुत मैटर करता है। जैसे पाइप, सपोज करो एक पाइप है पतली सी आई, अब सडनली आपने उसका डायमीटर बड़ा कर दिया और 2 वर्टिकल ऐसे कर दिया, तो आपका स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर बढ़ जाएगा। तो मोस्टली क्या करते हैं, पाइप को जब, पतली पाइप को जब आपको थोड़ा चौड़ा करना है, बड़ा करना है, तो वो स्मूथ कर्व शेप में लेके उसको बड़ा कीजिए। तो क्या होगा, आपका स्ट्रेस जो है स्मूथली इस तरह से फ्लो होगा, मतलब ऐसा ऐसा फ्लो होके ऐसा जाना चाहिए, ना कि ऐसा आया फिर ऐसे होके ऐसे पाइप गए, ऐसे नहीं। तो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन रिलेटेड फैक्टर्स जो कंसिडर होते हैं, वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी होनी चाहिए। कुछ के एग्जांपल याद रखो, जैसे बॉयलर वगैरह की फैक्टर ऑफ सेफ्टी ट्वाइस वैल्यू में होनी चाहिए, प्रेशर वेसल की ट्वाइस वैल्यू में होनी चाहिए। अगर आपने डिज़ाइन प्रेशर 10 पकड़ा है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी पकड़ के आपको उसका मैक्सिमम जो है 20 मेगा पास्कल तक के लिए आपको अलाउेबल, मतलब मैक्सिमम डिज़ाइन आपको करनी है, लेकिन अलाउेबल 10 मेगा पिक्सल ही उसका ऑपरेटिंग रखना है। तो ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं ये आप याद रखिए, क्योंकि ये मोस्टली सेक्टरों में ये बहुत कॉमन हो चुका है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन इतना ज़्यादा हो गया है मोस्टली इंडस्ट्रीज़ में कि आपका वेंचुरी मीटर, फ्लो मीटर, फिर आपके
स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर हो गए, बर्नौलिस की इक्वेशन हो गए, तो ये सभी पिक्चर में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो जो अच्छे इंटरव्यूअर रहेंगे, जिनको मैकेनिकल के बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार है ना, तो वो आपसे ज़रूर ये सब चीज़ों के बारे में एटलीस्ट फंडामेंटल तो पूछेंगे आपसे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपसे बहुत ज़्यादा पूछेंगे, लेकिन फंडामेंटल आपको तैयार रखना पड़ेगा। और फंडामेंटल के लिए एक ही रिक्वेस्ट है कि आप थर्मल की बुक हो, चाहे फ्लूइड मैकेनिक्स हो, चाहे रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग हो, चाहे थर्मोडायनेमिक्स हो, आप इसको अच्छे से पढ़िए। न्यूमेरिकल्स मत पढ़ेंगे चलेगा, न्यूमेरिकल्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थियरी तो पढ़ के जाइए। एटलीस्ट आप बता तो सकें कि भाई एयर कंप्रेसर क्या है, ये होता है, एयर कंप्रेसर का काम क्या है, क्या क्या उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। इसीलिए मैंने ये अगला वीडियो रेडी किया कि इन सब चीज़ों का गैप्स मैंने बहुत सारे कैंडिडेट में देखा। अगर मैं एयर कंप्रेसर की भी बात करूं तो सिर्फ टाइप ही पूछता हूं तो लोग वहां पे डिफ्यूज आंसर दे देते हैं कि जैसे उन्हें याद ही नहीं, बोलते याद नहीं आ रहा है। अरे ठीक है, नहीं याद आ रहा है, मैं माना 4 साल पढ़ाई की, वो नहीं याद रहता है, लेकिन पढ़ के तो जाओ कम से कम। पढ़ के तो कुछ ही चीज़ जानी है, 4 साल की तो पढ़ाई एक साथ पूरी करनी नहीं। हाँ, जितने मैंने आपको बताए थर्मल से रिलेटेड, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गए, बेसिक फंडामेंटल थर्मल के हो गए, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स हो गई, रेफ्रिजरेशन एयर साइकिल हो गई, तो फिर कूलिंग टावर हो गया, बॉयलर हो गया, ये मोटे मोटे चीज़ें पढ़ लो। और मेटलर्जिकल साइंस की कुछ बेसिक्स याद करो, मतलब मटेरियल्स की वैल्यू क्या होती है, कौन से मटेरियल्स कितने स्ट्रांग होते हैं, कैसे होते हैं, तो ये सब बेसिक पढ़ो। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ होते हैं, तो कई बार इंजीनियरों को भी ये निर्णय लेना रहता है कि किस मटेरियल की चीज़ों से आपको क्या बनवाना है। नहीं तो अगर वो उतनी बेसिक चीज़ें नहीं पता रहेंगी तो हम वेंडर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। वेंडर फिर अपने हिसाब से काम करेगा, अपने हिसाब से आपसे चार्जेस लेगा और आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो इसके लिए मैंने ये इस वीडियो को एक्सटेंड किया कि आप उन सब बेसिक चीज़ों को आप अच्छे से पढ़िए, उसमें थोड़ी भी लापरवाही मत कीजिए। अगर आपको सीरियसली जॉब करना है तो आप पढ़ाई तो एटलीस्ट थियरी तो अच्छे से पढ़ के जाइए। जो भी मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया वो थियरी को आप अच्छे से पढ़ करके जाइए। और कोशिश करिए कि नेशनल रेफरेंस ऑथर ही पढ़िए। जैसे थर्मल के लिए अगर आप देखने जाए तो राजपूत की बुक मोस्टली पढ़ते ही ये लोग, बलानी की बुक है, राजपूत की बुक है, वो पढ़िए। रेफ्रिजरेशन के लिए अगर सबसे बेस्ट बुक आज की तारीख में नेशनल ऑथर में है तो पीके नाग जी का है, वो पढ़िए, क्योंकि रेफ्रिजरेशन की उनसे अच्छी बुक किसी की नहीं। तो पीके नाग की बुक का बेसिक पन्ना पढ़ डालिए। मैं ये नहीं कहूँगा पूरी बुक ही चाटो, एटलीस्ट रेफ्रिजरेशन के जो बेसिक कंपोनेंट हैं वो पढ़िए। लो प्रेशर साइड में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, हाई प्रेशर साइड में कौन से कंपोनेंट आते हैं रेफ्रिजरेशन के, फिर साइकिल का डायग्राम आप याद रख लीजिए। फिर 2-4 रेफ्रिजरेंट्स के टाइप से याद रखिए कि कौन से रेफ्रिजरेंट का क्लासिफिकेशन किस में होता है, मतलब कौन सा एजियोट्रोपिक रेफ्रिजरेंट है, कौन सा नॉन एजियोट्रोपिक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में कौन कौन से रेफ्रिजरेशन आते हैं, डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन में कौन से रेफ्रिजरेंट आते हैं। तो एक एक एग्जाम्पल उसमें से याद रखिए, बहुत हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं उससे ज़्यादा जाने की। और बॉयलर की इफ़िशियंसी, एयर कंप्रेसर की इफ़िशियंसी ये पढ़िए, क्योंकि मोस्टली इंडस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा पावर कंजप्शन हो रहा है एयर कंप्रेसर में होता है, जिसकी इफ़िशियंसी सबसे ज़्यादा कम है। हम लोग भी अपनी इंडस्ट्री में उस इफ़िशियंसी को चैलेंज कर रहे हैं। बॉयलर की इफ़िशियंसी भी कम ही मिलती है, एयर कंप्रेसर की भी इफ़िशियंसी कम ही मिल रही है। कूलिंग टावर की तो चलो ठीक है, हो जाती है। तो इन सभी से रिलेटेड आप उनकी थ्योरी अच्छे से पढ़ के जाइए। बॉयलर से रिलेटेड पूरा पढ़िए, कितने टाइप के बॉयलर होते हैं, बॉयलर किस टाइप के डिज़ाइंस होते हैं, सेल की डिज़ाइन कैसे की जाती है, उसमें कौन कौन से स्ट्रेस कंसिडर होते हैं, हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, दो ही तो स्ट्रेस हैं, तो आप पढ़ के जाओ उतना। बॉयलर के लिए मटेरियल कौन से मोस्टली का कौन से कास्ट स्टील का यूज़ करते हैं क्या उसमें, तो बेसिक ये सब चीज़ें तो आप पढ़ सकते हैं। तो ये सब पढ़ के जाइए मेरे डियर स्टूडेंट, तो इतना आप पढ़िए। टर्बाइंस के बारे में पढ़ के जाइए। अगर आप किसी रिफाइनरी कंपनी के लिए जा रहे हो तो रिफाइनरी के लिए अगर आप जाते हैं ना इंटरव्यू के लिए, तो याद रखिएगा आप रिफाइनरी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ के जाइए आपकी इंजीनियरिंग से, कि रिफाइनरी में पावर प्लांट भी होते हैं। तो यानी आपको थर्मल तो पढ़ना ही पढ़ना है, एयर कंप्रेसर पढ़ना ही पढ़ना है, टर्बाइंस आपको पढ़ना ही पढ़ना है रिफाइनरी के लिए भी, लेकिन और मेटालर्जिकल साइंस भी पढ़नी है। लेकिन पेट्रोलियम रिलेटेड भी चीज़ें आपको पढ़ के जानी पड़ेगी। मतलब क्रूड ऑयल का प्रोसेस क्या होता है, इंजीनियरिंग में हम लोग पढ़े हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे या पढ़ रहे होंगे, तो पढ़ के ही जाना। क्रूड ऑयल का प्रोसेसिंग क्या होती है, कितने स्टेज होते हैं क्रूड ऑयल के प्रोसेसिंग में, डीजल पेट्रोल का, और बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, एक बॉइलिंग पॉइंट याद रखना कि डीजल पेट्रोल में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, क्योंकि मोस्टली ये एग्जांपल के लिए वो लोग देते हैं कि पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है कि डीजल का होता है। वैक्यूम में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती है कि वो एटमॉस्फेयर में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। तो ये सब जो को रिलेटेड है ना थर्मल के, ये सभी पढ़ के जाइए। मैं यहाँ पे अपने वीडियो में वो सब चीज़ें तो नहीं पढ़ा पाऊँगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, मुझे पूरा लेक्चर ही लेना पड़ेगा 1-1 घंटे का फिर।
लेकिन मैं ये जो टर्म्स बोल रहा हूँ ना, इनको पढ़ के जाइए। वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्लैश पॉइंट, रिफाइनरी वालों के लिए, हाँ, ये तैयार करके ही जाना, क्योंकि इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको वहाँ पूछने जाने वाले हैं 100%। तो ये सभी चीज़ों का एग्जाम्पल मैंने दे दिया, अब आप इनको पढ़ के जाइए, उनको तैयार करके ही जाना आप उन सब सेक्टरों के लिए। और जहाँ तक ग्लास इंडस्ट्रीज़ की बात है, मोल्डिंग इंडस्ट्रीज़ की बात है, तो चलो ठीक है, मोल्डिंग की बात है तो आप मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी में जो जो पढ़े हो सब पढ़ के जाओ। कितने टाइप की मोल्डिंग होती है, मोल्डिंग का काम क्या है, कास्टिंग क्या होती है, कितने टाइप की कास्टिंग होती है, कास्टिंग के लिए कौन से मटेरियल सबसे अच्छे होते हैं, और मोल्डिंग्स में कौन कौन से नए नए और टेक्नोलॉजी आई है। इंजेक्शन मोल्डिंग है, प्लास्टिक मोल्डिंग है, किस तरफ की मोल्डिंग है, ब्लो मोल्डिंग होती है, फोर्स मोल्डिंग होती है, एक्सट्रूजन होते हैं। ये सारे प्रोसेस आप पढ़ के जाइए। अगर आप किसी कास्टिंग मोल्डिंग कंपनी में जाते हो तो सारे पढ़ के जाइए। टूल डिज़ाइन कैसी होती है, डाई डिज़ाइन कैसी होती है, जिग एंड फिक्सर का काम क्या होता है। तो इन सब अगर सेक्टरों में जा रहे हो तो ये सब चीज़ें पढ़ के जाओ आप, तब यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें काम होगी। और अगर ऑटोमोबाइल में जा रहे हो ना, तो ऑटोमोबाइल में तो एक ही ब्रॉड सब्जेक्ट है, ऑटोमोबाइल की बुक ही पूरी पढ़ के चले जाओ अच्छे से। और मेटालर्जिकल साइंस और मशीन डिज़ाइन, तीनों को चाटो अच्छे से। मैं न्यूमेरिकल की बात नहीं कर रहा हूँ अभी भी, थ्योरेटिकली पढ़ के जाओ, एक्सप्लेन करने होने चाहिए आप। शेयरिंग स्ट्रेस क्या होती है, ठीक है, क्रसिंग स्ट्रेस क्या होती है, बेंडिंग क्या होती है, डक्टिलिटी किसको बोलते हैं, नॉन डक्टाइल मटेरियल कौन सी होती है, आयरन्स के कितने टाइप होते हैं, कास्ट आयरन है ये, वो आयरन है, दुनिया भर के गैल्वेनाइज्ड आयरन है, ये सब है। तो ये सब चीज़ें आपको ऑटो सेक्टर में काम आएंगी इंटरव्यू के लिए। और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो भी है, इंजन है, ब्रेक है, डिज़ाइन है, क्लच प्लेट है, ये सब है। तो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड तो आपको पूरी बुक ही एक बार थरोली पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये रही उसके। और मेटालर्जिकल साइंस की वैल्यू क्या है कि आपको मोस्टली सेक्टरों में वो काम आ ही जाते हैं, ऑटोमोबाइल में वो काम आना ही आना है मेटालर्जिकल साइंस के। तो उससे रिलेटेड जो कुछ स्पेसिफिक चैप्टर है, कौन सा मटेरियल कैसा है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, वैसे स्टील क्या होती है, अलॉयज़ क्या होते हैं, ब्रॉन्ज वगैरह से रिलेटेड आप पढ़ के जाइए। ब्रास की डक्टिलिटी कैसी होती है, कभी कभी कंपेरिजन के लिए भी कुछ लोग क्वेश्चन दे देते हैं कि एक तरफ ब्रास है, एक तरफ स्टील का रखा, अब उसके ऊपर आपने कंप्रेसिव लोड दिया, तो सबसे पहले किस में क्रैक आएगा, स्टील में आएगा या ब्रास में आएगा। तो ये आप बोलने होने चाहिए कि ब्रास में क्रैक पहले आएगा, स्टील में नहीं आएगा इतनी जल्दी। क्यों? क्योंकि ब्रास नॉन डक्टाइल है, इसीलिए। तो ये सब जो चीज़ें हैं आप उसको पढ़ो, पढ़ के ही जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आप न्यूली अगर किसी जॉब में जा रहे हो ना, तो आपको कोई न्यूमेरिकल एम्पेरिकल रिलेशन नहीं पूछेगा, मेजोरिटी आपसे एक डिस्कशन ही करेगा। तो वो डिस्कशन यही होता है कि आप अगर उस चीज़ों के बारे में रेडी करके जाएंगे तो ही आप बोल पाएंगे, अदरवाइज नहीं कह पाएंगे। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, जिस सेक्टर के लिए आप इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ो। और याद रखना, मैंने अपने स्टार्टिंग के जो 2-4 वीडियोज़ हैं ना, उसमें मैंने हर एक सेक्टर के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हो मैंने वहाँ पर दिया हुआ है, बताया हुआ है। तो आप उसको जाके उस वीडियो को सुन लीजिए। स्टार्टिंग के 3 या 4 वीडियो में ही मैंने वो चीज़ बताई हुई है, तो आप उसमें से देख लीजिए कि कौन से सेक्टर में जाने के लिए कौन से सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ के जाना है। तो वो आप उस वीडियो में जाइए, पढ़िए, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, ना समझ में आए तो आप क्वेश्चन रेज करो यूट्यूब में, मैं आपको सब वहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दूंगा, वहाँ पे भी मैं आपको आंसर दे दिया करूँगा, ठीक है। तो ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये वीडियो एक्सटेंड किया हूँ, अदर सेक्टर का भी थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल दे करके, लेकिन जो मोटी मोटी चीज़ें बताई वो आप याद रखो, उसी के बेस पे आप पूरा इंटरव्यू दे दो। इंटरव्यू कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इट्स जस्ट 30 to 35 मिनट्स, 45 मिनट्स का डिस्कशन है, जो कि थोड़ा बहुत आपके रिज्यूम पे टाइम निकल जाएगा, प्रोजेक्ट सेमिनार के डिस्कशन में चला जाएगा। कुछ ही पोर्शन रह गया जो आपको मैकेनिकल से पूछी जाएंगी, और अगर आपको आपका ही सब्जेक्ट दे दिया तो आप उस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करो। जिन उनको अगर आता रहेगा तो पूछेंगे, नहीं आता रहेगा तो नहीं पूछेंगे ज़्यादा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतना इनफ हो गया बताने के लिए। अगर कुछ आपको और अगर डाउट्स है, कुछ और आपको क्वेश्चन रेज होता है, तो आप डेफिनेटली मुझे यूट्यूब में मैसेज कीजिए, या मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं आप 9054661285 पे। तो वहाँ व्हाट्सअप में भी मैं आपको आंसर दे दूँगा उस चीज़ों का, ठीक है। तो मैं चलता हूँ। गुड नाइट मेरे सभी डिप्लोमा होल्डर, बीई होल्डर जो जॉब में है या जो जॉब में जाने वाले हैं, सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और नमस्कार। और जो भी आपके क्वेश्चन है आप फील फ्री होकर कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और जो भी मेरे न्यू व्यूवर हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे सर्कुलेट करें आप अपने अदर कलीग्स को भी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए उसे। और बाकी आपको जो भी सपोर्ट हेल्प चाहिए मैं आपको गाइड करूँगा, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट।